वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे एक नए चैप्टर के बारे में और वो चैप्टर है हमारा आरबीएसई सिलेबस के अनुसार 27 नंबर चैप्टर है। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मानव के संवेदी अंगों के बारे में। तो इस चैप्टर में हम अध्ययन करने वाले हैं वह संवेदी अंगों के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं किसे कहते हैं संवेदी अंग, क्या होता है संवेदी अंग, सेंसरी ऑर्गन किसे कहा जाता है। हमने पिछली क्लास में भी देखा था कि बाहर की संवेदनाएं होती हैं, उनको ग्रहण करने के लिए मनुष्य या अन्य जीवों में क्या उपस्थित होता है, संवेदी अंग उपस्थित होते हैं। तो आप ध्यान देंगे कि प्राणियों में बाह्य वातावरण के विभिन्न उद्दीपनों को ग्रहण करने के लिए बाह्य वातावरण के विभिन्न उद्दीपनों को ग्रहण करने के लिए विशेष संरचनाएं पाई जाती हैं। बाह्य उद्दीपनों को ग्रहण करने के लिए विशेष रचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें संवेदी अंग कहते हैं, जिन्हें हम क्या कहेंगे, संवेदी अंग कहते हैं। या इन अंगों को हम ग्राही अंग भी कहते हैं, ग्राही अंग भी कहा जाता है, या इसे हम ज्ञानेंद्रियां भी कहते हैं। तो इस प्रकार से संवेदी अंग, ग्राही अंग, या इसे हम क्या कहेंगे, ज्ञानेंद्रियां भी कहते हैं। तो इस प्रकार से अंग होंगे उसे हम क्या कहेंगे, संवेदी अंग, ज्ञानेंद्रियां या ग्राही अंग कहा जाता है। क्लियर हो गया। संवेदी अंग किसे कहेंगे, तो प्राणियों में बाह्य वातावरण के विभिन्न उद्दीपनों को ग्रहण करने के लिए विशेष रचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम ज्ञानेंद्रियां या ग्राही अंग कहा जाता है। अब हम बात करते हैं मनुष्य के अंदर कौन कौन से ग्राही अंग होते हैं। तो आप देखेंगे मनुष्य में देखो मुख्य रूप से जो बाह्य ग्राही अंग होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। मनुष्य में बाह्य उद्दीपनों को ग्रहण करने के लिए 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियां होती हैं। तो मनुष्य में 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। मनुष्य में मुख्य रूप से कितनी ज्ञानेंद्रियां होती हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। तो मनुष्य के अंदर निम्न 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। तो मनुष्य के अंदर ज्ञानेंद्रियां होती हैं, उनकी संख्या कितनी होती है, 5 होती है। ये हमें ध्यान रखना है। जो क्या कार्य करती है, तो आपको ध्यान रखना है, जो विभिन्न उद्दीपनों जैसे ध्यान देंगे तो आप क्या ध्यान देंगे, जैसे दृष्टि है, या आप ध्यान देंगे स्पर्श है, या आप ध्यान देंगे कि सुनने की क्रिया है, स्वाद है या ध्वनि है, एवं आपको ध्यान रखना है गंध का ज्ञान करवाती हैं, ज्ञान उपलब्ध करवाती है या ज्ञान करवाती हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, ज्ञानेंद्रियां कहा जाता है। तो मनुष्य के अंदर 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियां होती हैं जो दृष्टि, स्पर्श, स्वाद, ध्वनि और गंध इत्यादि का ज्ञान करवाती हैं। कौन कौन सी 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे वह आपको ध्यान रखना है स्पर्शेंद्रिया। तो इस प्रकार से स्पर्शेंद्रिया होती है, वह कौन सी होती है, तो आपको ध्यान रखना है पहली स्पर्शेंद्रिया आपको ध्यान रखना है। और स्पर्शेंद्रिया के रूप में कार्य करती है वो कौन सा भाग कार्य करता है, त्वचा। और त्वचा होती है यह स्पर्श के द्वारा, यानी आपको ध्यान रखना है स्पर्श करके या छू करके हमें इस बारे में ज्ञान उपलब्ध करवाती हैं। तो पहला ये हमें ध्यान रखना है। दूसरा आप ध्यान देंगे वो आपको ध्यान रखना है दर्शनेंद्रिया। और दर्शनेंद्रिया होती हैं वह दृष्टि देने का काम करेगी, और दृष्टि का काम करती है वो कौन करती है, आँख, या जिसे हम क्या कहते हैं, नेत्र, आँख या नेत्र। और आँख या नेत्र होते हैं ये देख करके हमें दृष्टि का ज्ञान करवाते हैं। तो देख कर दृष्टि का ज्ञान करवाते हैं। इसी प्रकार से तीसरा हमें ध्यान रखना है वो कौन सा ध्यान रखना है, दर्शनेंद्रिय के बाद में आप ध्यान देंगे श्रवणेंद्रिया। तो इस प्रकार से आप ध्यान देंगे श्रवणेंद्रिया। तो श्रवणेंद्रिया होती हैं यह आपको ध्यान रखना है कार्य कौन करेगा, श्रवणेंद्रिया के रूप में कर्ण या कान कार्य करते हैं। और कर्ण या कान होते हैं यह आपको ध्यान रखना है कि सुन करके हमें ध्वनि का ज्ञान करवाते हैं। तो इस प्रकार से श्रवणेंद्रिय हो गया। इसी प्रकार से अगला हमें ध्यान रखना है
वो कौन सा ध्यान रखना है? स्वादेंद्रिय। स्वादेंद्रिय। और स्वादेंद्रिय के रूप में कार्य करती हैं वो कौन कार्य करती हैं? जीभ कार्य करती हैं या जिह्वा कार्य करती हैं। जीभ या जिह्वा कार्य करती है। और यह आपको ध्यान रखना है, छक करके हमें क्या करती है? तो अनुभव करवाती है, स्वाद का अनुभव करवाती है। तो यह हमें ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में अगला हमें ध्यान रखना है, वो कौन सा ध्यान रखना है? तो आप ध्यान देंगे घ्राणेंद्रिय। कौन सा ध्यान रखना है आपको? घ्राणेंद्रिय। और घ्राणेंद्रिय में आपको क्या ध्यान रखना है? गंध का ज्ञान होता है। और गंध का ज्ञान किससे होगा? तो आप ध्यान देंगे गंध का ज्ञान होता है वो नासिका से होता है। किससे होता है? नासिका, या जिसे हम नाक कह सकते हैं, उसके माध्यम से होता है। और नासिका होती हैं, यह क्या करती हैं? तो आपको ध्यान रखना है, सूंघ कर हमें ज्ञान करवाती हैं गंध का। तो इस प्रकार से गंध का ज्ञान होता है वह सूंघ कर होता है। तो ये 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं जिसके माध्यम से मनुष्य को विभिन्न प्रकार के बाह्य वातावरण होने वाले परिवर्तनों के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है, उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो ये 5 प्रकार की हमें ज्ञानेंद्रियाँ ध्यान रखनी है। हम सबसे पहले पढ़ेंगे वह दर्शनेंद्रिया के बारे में पढ़ेंगे, आँख या नेत्र के बारे में। उसके बाद में हम श्रवणेंद्रिया के बारे में देखेंगे। फिर उसके बाद में स्वादेंद्रिया, घ्राणेंद्रिया और अंतिम रूप से हम स्पर्शेंद्रिया के बारे में पढ़ेंगे। ये सारे आपको ध्यान रखना है। 5 प्रकार की जो ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, संवेदी अंग होते हैं, उन संवेदी अंगों के बारे में अध्ययन इस चैप्टर के अंदर हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं वो किसके बारे में आपको ध्यान रखना है? दर्शनेंद्रिया या नेत्र के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला हम आज अध्ययन करेंगे वो दर्शनेंद्रिया या नेत्र के बारे में, जिसे दृष्टि संवेदांग भी कहते हैं। तो नेत्र या दृष्टि संवेदांग के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ध्यान रखना आपको कि दृष्टि संवेदांग के रूप में नेत्र कार्य करते हैं और मनुष्य में प्रकाशग्राही अंग के रूप में, मनुष्य में प्रकाशग्राही अंग के रूप में एक जोड़ी नेत्र पाए जाते हैं। तो मनुष्य के अंदर प्रकाशग्राही अंग के रूप में एक जोड़ी नेत्र उपस्थित होते हैं। तो मनुष्य के अंदर नेत्र होते हैं वो कितने होते हैं? एक जोड़ी उपस्थित होते हैं। और नेत्र होते हैं, यह आपको ध्यान रखना है, गेंद के समान गोल गड्ढे में स्थित होते हैं। गेंद के समान गोल गड्ढे में स्थित होते हैं। गेंद के समान गोल गड्ढे में उपस्थित होते हैं। और इस गोल गड्ढे को हम क्या कहते हैं? तो आप ध्यान देंगे, इसे हम नेत्र कोटर कहा जाता है। क्या कहेंगे? नेत्र कोटर कहा जाता है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि मनुष्य के अंदर नेत्र होते हैं वह एक गोल गड्ढे के अंदर उपस्थित है, जिसे हम नेत्र कोटर कहते हैं। और नेत्र कोटर होता है उसके अंदर आपको ध्यान रखना है नेत्र उपस्थित होता है। तो प्रत्येक नेत्र होगा वह एक गोल गेंद के समान खोखले गड्ढे में उपस्थित होते हैं, जिससे नेत्र कोटर कहा जाता है। और प्रत्येक नेत्र कोटर होता है उसके अंदर नेत्र गोलक उपस्थित होता है। तो प्रत्येक नेत्र कोटर होगा उसके अंदर क्या उपस्थित होता है? नेत्र गोलक उपस्थित होता है। तो ये इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है कि नेत्र किस प्रकार से उपस्थित होता है। अब ध्यान दीजिए, नेत्र गोलक होता है उसका जो 1/5 भाग होता है वो पलकों के बीच में हमें बाहर की ओर दिखाई देता है। बाहर की ओर दिखाई देने वाला भाग होता है वो केवल कितना भाग दिखाई देता है? हमें 1/5 भाग दिखाई देता है। जबकि इसका 4/5 भाग होता है, यानी अधिकांश भाग होता है वो आंतरिक रूप से उपस्थित होता है। यानी नेत्र गोला होता है, ये नेत्र गोला नेत्र कोटर में उपस्थित होता है। तो 4/5 भाग किस में उपस्थित होता है? नेत्र कोटर में उपस्थित होता है। जबकि 1/5 भाग बाहर की ओर पलकों के मध्य दिखाई देता है। तो हमें बाहर की ओर दिखाई देता है वो केवल कितना भाग दिखाई देता है? 1/5 भाग दिखाई देता है। जबकि अंदर की ओर कितना भाग उपस्थित होता है? 4/5 भाग उपस्थित होता है। तो ये एक बेसिक जानकारी हमें नेत्र के बारे में ध्यान रखनी है। तो आप क्या ध्यान देंगे कि मनुष्य के अंदर प्रकाशग्राही अंग के रूप में एक जोड़ी नेत्र उपस्थित होते हैं। मनुष्य का प्रत्येक नेत्र गेंद के समान गोल खोखली रचना के अंदर उपस्थित होता है, जिसे नेत्र कोटर कहते हैं। और ये प्रत्येक नेत्र कोटर होता है वह नेत्र कोटर अस्थियों से बने हुए एक खोखली गुहा के अंदर उपस्थित होता है। और खोखली गुहा होगी वो उसमें कौन सी अस्थि होती है? तो आप ध्यान रखें, लेक्राइमल अस्थि होती है, उसके अंदर उपस्थित होता है। अब ध्यान दीजिए कि इस नेत्र कोटर के अंदर क्या उपस्थित होता है? नेत्र गोलक उपस्थित होता है। और नेत्र गोलक होता है उसका 4/5 भाग नेत्र कोटर में उपस्थित होता है, जबकि 1/5 भाग में पलकों के बीच में बाहर की ओर दिखाई देता है। तो यह एक बेसिक जानकारी हमें ध्यान रखनी है। अब हम समझते हैं नेत्र गोलक की आंतरिक संरचना। नेत्र गोलक की आंतरिक संरचना किस प्रकार की होती है? तो नेत्र गोलक की आंतरिक संरचना के बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले नेत्र गोलक की आंतरिक संरचना किस प्रकार की होती है। तो ध्यान दीजिए,
नेत्र होता है उसमें मनुष्य का नेत्र होगा, उस नेत्र में आप ध्यान देंगे 3 स्तर उपस्थित होते हैं, यानी सबसे बाहर की ओर का आवरण होता है वह 3 स्तरों से बना होता है। तो नेत्र गोलक का बाह्य आवरण 3 स्तरों से मिलकर बना होता है। नेत्र गोलक का बाह्य आवरण 3 स्तरों से मिलकर बना होता है। कितने स्तर उपस्थित होते हैं? 3 स्तरों से मिलकर बना होता है। तो 3 स्तरों से मिलकर बना होता है। नेत्र गोलक का बाहरी आवरण होगा वह कितने स्तरों से मिलकर बना होता है? 3 स्तरों से मिलकर बना होता है। तो यह हमें ध्यान रखना है। कौन कौन से स्तर होते हैं? तो सबसे बाहर का स्तर होता है, उस बाहर के स्तर को हम क्या कहते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, सबसे बाहर का स्तर होगा जिसे हम श्वेत पटल कहते हैं। क्या कहेंगे? श्वेत पटल, या श्वेत पटल को हम क्या कहते हैं? तो आपको ध्यान रखना, स्क्लेरा भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से श्वेत पटल या स्क्लेरा उपस्थित होता है। दूसरा स्तर होगा जो कि श्वेत पटल की नीचे की ओर उपस्थित होता है, उसे हम क्या कहते हैं? रक्तक पटल कहते हैं। क्या कहेंगे? रक्तक पटल या कोरोइड कहा जाता है। तो इस प्रकार से रक्तक पटल या जिसे हम क्या कहेंगे? कोरोइड कहा जाएगा, ये दूसरा स्तर उपस्थित होता है। तीसरा स्तर आपको क्या ध्यान रखना है? तो सबसे नीचे की ओर तीसरा उपस्थित होगा जिसे हम दृष्टि पटल कहते हैं। क्या कहेंगे? दृष्टि पटल, या दृष्टि पटल को ही हम क्या कहते हैं? रेटिना कहा जाता है। तो नेत्र होगा, उसका नेत्र का बाह्य स्तर होता है वह बाह्य आवरण 3 स्तरों से मिलकर के बना होता है। सबसे बाहर का स्तर होता है जिसे हम श्वेत पटल या स्क्लेरा कहेंगे, दूसरा रक्तक पटल या कोरोइड कहेंगे, और तीसरा दृष्टि पटल या रेटिना कहा जाता है। ये इस प्रकार से 3 स्तर दिखाई दे रहे हैं। सबसे बाहर का स्तर होता है जिसे हम श्वेत पटल या स्क्लेरा कहेंगे, उसके बाद में उसके अंदर का स्तर होता है उस स्तर को हम क्या कहेंगे? रक्तक पटल या कोरोइड कहेंगे, और तीसरा स्तर होता है जिसे हम क्या कहते हैं? दृष्टि पटल कहते हैं या रेटिना कहा जाता है। अब हम सबसे पहला स्तर समझते हैं, और वो कौन सा? ध्यान रखना आपको, श्वेत पटल। श्वेत पटल ये नेत्र गोलक का सबसे बाहरी स्तर होता है जो कि कठोर स्तर होता है, और ये नेत्र को नेत्र कोटर में बनाए रखता है। तो और नेत्र की गोलक की आकृति होती है उसको बनाए रखने का कार्य करता है। तो ये बाहर का स्तर होगा, सबसे बाह्य स्तर होता है, बाह्य स्तर होता है, और ये कठोर स्तर होता है, और तंतुमय संयोजी ऊतकों से निर्मित होता है। तो तंतुमय संयोजी ऊतकों से निर्मित बाह्य स्तर होता है उसे हम श्वेत पटल कहते हैं। तंतुमय संयोजी ऊतकों से बना हुआ बाह्य स्तर होता है उसे हम क्या कहते हैं? श्वेत पटल कहते हैं। यह श्वेत पटल 2 भागों से मिलकर बना होता है। कितने भागों से मिलकर बना होता है? 2 भागों से मिलकर बना हुआ होता है। ध्यान दीजिए कौन कौन से 2 भाग होते हैं। एक भाग आपको ध्यान रखना है जो बाहर की ओर दिखाई देता है, उस भाग को हम कहते हैं कोर्निया। क्या कहेंगे? कोर्निया। और दूसरा भाग जो कि अंदर की ओर उपस्थित होता है जिसे हम क्या कहते हैं? स्क्लेरा कहा जाता है। तो 2 भागों से मिलकर बना होता है, एक कोर्निया और दूसरा कौन सा? जो स्क्लेरा। देखो नेत्र में 1/5 भाग होता है जो बाहर की ओर होता है, बाह्य 1/5 भाग, बाह्य 1/5 भाग होगा, वह 1/5 भाग होगा, वह किसका होगा? कोर्निया का। यानी इस भाग का यहाँ तक का ये बाह्य स्तर हमें दिखाई दे रहा है, यह भाग तो कौन सा है? कोर्निया होता है। जबकि अंदर का यहाँ से लेकर के ये पूरा भाग है जो कि बाहर के आवरण के रूप में उपस्थित होता है, उस भाग को हम क्या कहते हैं? स्क्लेरा कहते हैं। तो ये बाहर का हो गया 1/5 भाग, और आंतरिक हो गया 4/5 भाग। वह भाग होगा वह इससे बनेगा, स्क्लेरा से बनता है। तो 2 भागों में बांटा गया है। एक तो आपको ध्यान रखना है बाह्य 1/5 भाग जो कि कोर्निया होता है, जो कि आगे की ओर दिखाई दे रहा है, और पीछे की ओर का भाग है जो पूरा है वह कौन सा भाग है? स्क्लेरा होता है। और कोर्निया भाग होता है, यह कोर्निया भाग होगा वो पारदर्शी होता है। किस प्रकार का होता है? पारदर्शी होता है। जबकि स्क्लेरा भाग होगा वह अपारदर्शी होता है। तो स्क्लेरा होगा अपारदर्शी होगा, जबकि कोर्निया होता है वह किस प्रकार का होता है? पारदर्शी भाग होता है। और कोर्निया होगा ये पतली झिल्ली कंजक्टिवा से आवृत रहता है, जबकि स्क्लेरा होता है दृढ़ संयोजी ऊतकों से निर्मित होता है। तो ये दृढ़ संयोजी ऊतकों से निर्मित होता है, दृढ़ संयोजी ऊतकों से निर्मित होता है। दृढ़ तंतु में संयोजी ऊतक होते हैं, उससे स्क्लेरा भाग का निर्माण होता है। स्क्लेरा भाग होता है उसमें आप ध्यान देंगे तो यह आपको कठोर आवरण होता है, नेत्र गोलक की आकृति को बनाए रखता है। एक तो क्या कार्य करता है? तो आपको ध्यान रखना, नेत्र गोलक की आकृति को बनाए रखता है, आकृति को बनाए रखता है। ध्यान दीजिए यह नेत्र गोलक की आकृति को बनाए रखता है। तो नेत्र गोलक की आकृति को बनाए रखता है, एक कार्य ये ध्यान रखना है। दूसरा, देखो नेत्र होते हैं वह 6 पेशियों से, आगे मैं नेत्र की पेशियां पढ़ाऊंगा जिनकी सहायता से नेत्र होगा वो नेत्र गोलक में
नेत्र गोलक होगा वह नेत्र कोटर में जुड़ा हुआ रहता है, और नेत्र गोलक नेत्र कोटर में जो जुड़ा हुआ रहता है उसको जोड़ने का कार्य भी कौन करता है? स्क्लेरा भाग करता है। तो नेत्र पेशियों से जुड़ने में सहायता प्रदान करता है, नेत्र पेशियों से नेत्र को जुड़ने में सहायता, नेत्र पेशियों को जुड़ने के लिए स्थान प्रदान करता है, जुड़ने के लिए स्थान प्रदान करता है। तो जुड़ने के लिए स्थान प्रदान करता है वो भाई कौन सा भाग करता है? तो यह आपको ध्यान रखना है, वह भाग है वह स्क्लेरा होता है। जबकि बाहर का जो 1/5 भाग होता है यह भाग पारदर्शी होगा जिसे हम कॉर्निया कहते हैं, और ये कॉर्निया भाग होता है वृक्काकार होता है। किस आकृति का होता है? वृक्काकार आकृति का होता है। इस प्रकार से वृक्काकार आकृति होता है जो कि प्रकाश किरणों को संकेंद्रित करता है। जो आपतित प्रकाश किरणें होती हैं उन प्रकाश किरणों को ये क्या करेगा? जो दृष्टि के लिए प्रकाश किरणें आएगी उन प्रकाश किरणों को संकेंद्रित करता है और लेंस पर भेजता है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है यह वृत्ताकार होता है जो प्रकाश की किरणों को संकेंद्रित करता है। प्रकाश की किरणों को क्या करेगा? संकेंद्रित करता है। तो ध्यान दीजिए यह प्रकाश किरणों को क्या करता है? संकेंद्रित करता है, इकट्ठा करने का कार्य करता है। तो यहाँ आपको क्या ध्यान रखना है? कॉर्निया जो बाह्य 1/5 भाग होता है पारदर्शी एवं वृत्ताकार होता है जो प्रकाश की किरणों को संकेंद्रित करता है, और प्रकाश की किरणें संकेंद्रित होकर के और लेंस पर पहुंचती हैं, और लेंस पर पहुंचने के बाद में ये प्रकाश किरणें होगी वह पीत बिंदु पर पहुंचती हैं जहां पर हमें दृष्टि का ज्ञान होता है। तो ये हम आगे पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से ये आपको ध्यान रखना है कॉर्निया भाग, और दूसरा कौन सा भाग है? स्क्लेरा। अब कॉर्निया और स्क्लेरा मिलता है, उस मिलने के स्थान पर एक नलिका पाई जाती है, उसके मिलने के स्थान पर एक नलिका उपस्थित होती है और उसे स्केलेम की नलिका कहा जाता है। तो कॉर्निया एवं स्क्लेरा मिलने के स्थान पर एक नलिका उपस्थित होती है जिसे हम क्या कहते हैं? इस सर्पिलाकार नलिका होगी जिसे स्केलेम नलिका कहते हैं। यह स्केलेम नलिका होगी, यह नलिका जो ये एक्वस चैम्बर है उस जलीय कोष्ठ है उसके अंदर नेत्रोद या तेजोजल या एक्वस ह्यूमस भरा हुआ रहता है, और एक्वस ह्यूमस होता है इसको बाहर की ओर ले जाने का कार्य है वो स्केलेम की नलिका द्वारा किया जाता है। तो आप क्या ध्यान देंगे? कॉर्निया एवं स्क्लेरा के मिलने के स्थान पर एक सर्पिलाकार नलिका पाई जाती है जिसे स्केलेम की नलिका कहते हैं। यह स्केलेम की नलिका होती है, इनके द्वारा एक्वस ह्यूमर को या नेत्रोद जल होता है यह सीरीय कक्ष होता है, और इसमें जो अशुद्ध द्रव्य होता है या जो CO2 युक्त और अपशिष्ट पदार्थ युक्त द्रव पदार्थ होता है उसको बाहर की ओर ले जाने का कार्य है वो स्केलेम की नलिका के द्वारा किया जाता है। क्लियर हो गया? तो ये इस प्रकार से स्केलेम की नलिका के बारे में ध्यान रखना है। तो हमारा ये पहला स्तर कंप्लीट हो गया, कौन सा? श्वेत पटल। तो आप क्या ध्यान देंगे? यह नेत्र गोलक का सबसे बाह्य स्तर होता है जो कि 2 भागों से मिलकर के बना होता है, कॉर्निया एवं स्क्लेरा। पहला भाग कॉर्निया, यह बाह्य 1/5 भाग होता है जो कि पारदर्शी होता है, तथा कॉर्निया वृत्ताकार आकृति का होने के कारण से प्रकाश की किरणों को संकेंद्रित करके लेंस तक भेजने का कार्य करता है। और आप ध्यान देंगे तो कॉर्निया में किसी भी प्रकार की रुधिर वाहिनियां उपस्थित नहीं होती हैं, और कॉर्निया में रुधिर वाहिनियां अनुपस्थित होने के कारण से कॉर्निया का ट्रांसप्लांटेशन आसानी से हो जाता है। इसका जो ट्रांसप्लांट होता है वो आसानी से किया जा सकता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। फिर दूसरा भाग आपको कौन सा ध्यान रखना है? स्क्लेरा। ये आंतरिक 4/5 भाग होता है, अपारदर्शी होता है, दृढ़ संयोजी ऊतकों से निर्मित होता है तथा नेत्र गोलक की आकृति को बनाए रखने का कार्य करता है। वो कौन सा भाग करता है? स्क्लेरा। तथा ये नेत्र की पेशियों को नेत्र से जुड़ने के लिए स्थान प्रदान करने का कार्य करता है। तो यह भाग आपको क्या ध्यान रखना है? पहला भाग जो कि श्वेत पटल के रूप में बाहर की ओर उपस्थित होता है। क्लियर हो गया? अब हम सेकंड देखेंगे, और सेकंड कौन सा? रक्तक पटल या कोरोइड के बारे में। तो ध्यान दीजिए सेकंड है रक्तक पटल या कोरोइड। सेकंड देखते हैं अपन, और वो कौन सा है? रक्तक पटल या जिसे हम क्या कहेंगे? कोरोइड कहते हैं। तो आप ध्यान देंगे कि यह भाग होता है ये किसके नीचे उपस्थित होता है? तो स्क्लेरा के नीचे का भाग होता है। स्क्लेरा भाग होता है उस स्क्लेरा के नीचे का स्तर है, यह स्क्लेरा के नीचे का मध्य स्तर है, नीचे का मध्य स्तर है। ध्यान दीजिए ये स्क्लेरा के नीचे का मध्य स्तर है, यह हमें ध्यान रखना है। इसमें रुधिर वाहिनियों के सघन जाल पाए जाते हैं, इसमें रुधिर वाहिनियों के सघन जाल पाए जाते हैं। तो ध्यान दीजिए इसमें रुधिर वाहिनियों के सघन जाल पाए जाते हैं। क्लियर हो गया? क्या ध्यान रखना है? इसमें रुधिर वाहिनियों के सघन जाल पाए जाते हैं। क्लियर है?
रुधिर वाहिनियों के सघन जाल पाए जाते हैं। एवं आपको ध्यान रखना है, जो रक्तक पटल होता है, कोरोइड भाग होता है, उस कोरोइड भाग में मेलेनिन नामक रंगाकण पाए जाते हैं। मेलेनिन नामक रंगाकण पाए जाते हैं। क्लियर हो गया? मेलेनिन नामक रंगाकण होते हैं वो इस भाग में उपस्थित होते हैं। ध्यान दीजिए, इस भाग में मेलेनिन नामक रंगाकण उपस्थित होते हैं। जो रक्तक पटल कोरोइड भाग होता है, उस कोरोइड भाग के अंदर मेलेनिन नामक रंगाकण पाए जाते हैं। ये मेलेनिन नामक जो रंगाकण होते हैं, इन मेलेनिन नामक रंगाकण होते हैं, उसमें ये काले रंग की रंगाकणिकाएं, काली या भूरी या नीली रंगाकणिकाएं पाई जाती हैं। काली, भूरी या नीली रंगाकणिकाएं पाई जाती हैं। ध्यान दीजिए, इसके अंदर काली, भूरी या नीले रंग की रंगाकणिकाएं पाई जाती हैं। और ये रंगाकणिकाएं उपस्थित होने के कारण से यह भाग होगा वह आदर्श कृष्णिका की भांति कार्य करता है। किस रूप में काम करता है? यह आदर्श कृष्णिका की भांति कार्य करता है। ध्यान दीजिए, यह आदर्श कृष्णिका की भांति कार्य करता है, जिसके कारण से प्रकाश का आंतरिक परावर्तन नहीं हो पाता है। प्रकाश का आंतरिक परावर्तन नहीं हो पाता है, और आंतरिक परावर्तन नहीं होता है, जिसके कारण से प्रकाश का आंतरिक परावर्तन नहीं होता है और दृष्टि स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, स्पष्ट दृष्टि दिखाई देती है, जिससे स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। तो स्पष्ट प्रतिबिंब बनाने के लिए आंतरिक परावर्तन नहीं होना चाहिए, और आंतरिक परावर्तन को रोकने का कार्य आदर्श कृष्णिका करती है। आदर्श कृष्णिका का निर्माण काली, भूरी एवं नीली रंग की रंगाकणिकाएं होती हैं, उसके द्वारा होता है, जो कि एक मेलेनिन रंगाकणिकाएं हैं। और ये मेलेनिन रंगाकणिकाएं हैं, यह किस भाग में उपस्थित होती हैं? तो आप ध्यान देंगे, रक्तक पटल या कोरोइड भाग में उपस्थित होती हैं। तो यह इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है। दूसरा स्तर कौन सा? रक्तक पटल या कोरोइड। स्क्लेरा के नीचे का मध्य स्तर होता है, इसमें रुधिर वाहिनियों के सघन जाल उपस्थित होते हैं। इसमें मेलेनिन नामक रंगाकणिकाएं पाई जाती हैं। यह रंगाकणिकाएं काली, भूरी या नीले रंग की रंगाकणिकाएं होती हैं, तथा यह भाग होगा आदर्श कृष्णिका की भांति कार्य करता है, जो कि प्रकाश के आंतरिक परावर्तन को रोकता है, जिसके कारण से स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, स्पष्ट दृष्टि दिखाई देती है। तो ये इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है। सेकंड स्तर, जिसे हम रक्तक पटल कहेंगे या कोरोइड कहा जाता है। अब हम उसके बाद में तीसरा स्तर देखेंगे, और तीसरा स्तर कौन सा है? दृष्टि पटल या रेटिना।